आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर टिश्यू यानी कि ऊतक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय, ऊतक, अंग या फिर अंग तंत्र। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऊतक हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के में समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। पादप तथा जंतु दोनों ही ऊतक दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, ठीक है, एक और दो, केवल तीन, एक और तीन। ठीक है, तो समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाएं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ये सही है, पहला सही है। ठीक है, दूसरा, ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। ये वाला आपका गलत है। ऊतक जो है एक कोशिकीय जीवों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है? पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। ये भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक और तीन, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये सही है। और तीसरा सही है, पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर। पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है। फिर दोनों के ऊतकों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि पौधों में कोई गति नहीं होती, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। जंतु तथा पौधों के अंग तंत्र की रुकावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है। ठीक है, एक समान ही होती है। फिर दोनों के ऊतक एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, दोनों के ऊतक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि पौधे में कोई गति नहीं होता। ये सही है। जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। ये भी सही है। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। ये भी सही है। जंतु तथा पौधों के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी नंबर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या फिर चार्ल्स मेमन? तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मेयर ने किया था। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर ने किया था। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग, ऊतक,
बहुकोशिकीय कोशिकीय संरचना। क्या हो जाएगा आंसर? उत्तक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं, ये सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, ये भी सही है। यानी एक और दो दोनों सही है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि आपका क्या है? दोनों सही है। तो किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं, ये सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, एक तथा दो दोनों। पादपों में विभाज्योतकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये मृत उत्तक हैं और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता यानी लचीलापन प्रदान करते हैं। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। क्या बोला जा रहा है? कौन सा कथन सही है? कौन सा सही हो जाएगा? इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। पादपों में विभाज्योतकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन उत्तकों की कोशिकाओं में के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है, ये हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों के विभाज्योतकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी होती है। इसके कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा बड़ा होता है। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफी अधिक होती है। सही नहीं है। ठीक है, और विभाज्योतकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है। पौधे के विभाज्योतकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं हो जाएगा? इस उत्तक की इस उत्तक के ऑप्शन बी, इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये आपका क्या है? सही नहीं है। ठीक है, इस उत्तक के कोशिकाओं की राजधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये ऑप्शन क्या है आपका? सही नहीं है। शीर्षस्थ विभोज्यत की उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए, वलकुट में वृद्धि के लिए। तो शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तरदायी होता है किसके लिए? लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। यह वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए, वलकुट में वृद्धि के लिए। तो वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं लंबाई में वृद्धि के लिए। ठीक है, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी
हैं लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन ए। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। शीर्षस्थ विभज्योतिकी, पार्श्व विभज्योतिकी, अंतर्वेशी विभाज्योतिकी, इनमें से कोई नहीं। तो वह विभाज्योतिकी जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ विभाज्योतिकी। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी का, पार्श्व विभाज्योतिकी का, अंतर्वेशी विभाज्योतिकी का, इनमें से सभी। तो संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है किसका? पार्श्व विभाज्योतिकी का। किसका उदाहरण है? पार्श्व विभाज्योतिकी का। तो संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है पार्श्व विभाज्योतिकी का। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वह ऊतक जो द्वितीयक द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा? कैम्बियम। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, क्या हो जाएगा? कैम्बियम। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, कैम्बियम। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? वाहिनिका, परिरंभ, अंतर्वेशी विभाज्योतिका, पार्श्व विभाज्योतिका। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? क्या हो जाएगा? पार्श्व विभाज्योतिकी। पार्श्व विभाज्योतिकी। किसी पौधे के तने के वृद्धि को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पार्श्व विभाज्योतिकी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयुक्त में से कौन सा सही कथन है? पौधे के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाज्योतिकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है। कौन सा कथन सही है? तो पौधे के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ये सही है। दूसरा है विभाज्योतिकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है। तो दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, हार्मोन। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होती है क्या? कैम्बियम। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है कैम्बियम। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभाज्योतिकी कहते हैं? क्योंकि इस पौधों के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं क्योंकि यह पौधों के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर
बनाते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी, पार्श्व विभाज्योतिकी, अंतर्वेशी विभाज्योतिकी, ए तथा सी दोनों। तो निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभाज्योतिकी कहते हैं, क्योंकि यह पौधों के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। क्या हो जाएगा? ए तथा सी दोनों, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी और अंतर्वेशी विभाज्योतिकी। तो निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभाज्योतिकी कहते हैं, क्योंकि यह पौधों के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी और अंतर्वेशी विभाज्योतिकी। संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाज्योतिकी द्वारा होता है? शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्व, इनमें से कोई नहीं। संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाज्योतिकी द्वारा होता है? पार्श्व विभाज्योतिकी के द्वारा होता है। संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाज्योतिकी द्वारा होता है? पार्श्व विभाज्योतिकी द्वारा होता है। मृदु ऊतक पेरेन्काइमा किस प्रकार के ऊतक हैं? सरल ऊतक, जटिल ऊतक, विभाज्योतिकी, इनमें से सभी। मृदु मृदु ऊतक किस प्रकार के ऊतक हैं? सरल ऊतक हैं। मृदु ऊतक किस प्रकार के ऊतक हैं? सरल ऊतक। निम्नलिखित में से किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, ए तथा बी दोनों, यानी कि मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक। निम्नलिखित में से किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? मृदु ऊतक में और स्थूलकोण ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ए तथा बी दोनों। तो निम्नलिखित में से किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? मृदु ऊतक और स्थूलकोण ऊतक में। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना, पौधों को लचीलापन प्रदान करना, पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, हार्मोन को के स्रावित करना। ठीक है, हार्मोन को स्रावित करना। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। वायुतक एरेन्काइमा किन पौधों में पाया जाता है? जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स, लिथोफाइट्स। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? वायुतक की, मृदुतक की, हरित ऊतक की, दृढ़ 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 ऊतक की। तो जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? वायुतक की उपस्थिति में तैरते हैं। ठीक है, जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? वायुतक की उपस्थिति में के कारण जल में तैरते हैं। जलोद्भिद वायुतक की उपस्थिति में के कारण जल में तैरते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज या पेक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिनिनी
स्थूलन मिलते हैं। मृदुतक, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा। तो वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज या प्रोटीन की बनी होती है और कोनों पर और लिग्निन स्थूलन मिलते हैं? क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। कौन सा हो जाएगा? कोलेनकाइमा, यानी कि ऑप्शन सी। वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज या प्रोटीन की बनी होती है और कोनों पर और लिग्निन स्थूलन मिलते हैं? कोलेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, हरित उत्तक। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? कौन सा हो जाएगा? स्थूल कोण उत्तक। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? स्थूल कोण उत्तक। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक है? मृदु उत्तक, हरित उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। तो शाकीय बीजपत्री पौधों जैसे सूर्यमुखी कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाले उत्तक कौन सा है? स्थूल कोण उत्तक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक स्थूल कोण उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? मृदुतक उत्तक, वायुतक, दृढ़ उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? कौन सा हो जाएगा? स्थूल कोण उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं होते हैं? स्थूल कोण उत्तक। निम्नलिखित में से किस उत्तक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, विभाज्योतिकी उत्तक। निम्नलिखित में से किस उत्तक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? किसके कारण हो जाती है? दृढ़ उत्तक। कौन सा हो जाएगा? दृढ़ उत्तक। निम्नलिखित में से किस उत्तक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? दृढ़ उत्तक। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायता को माना जा सकता है? मृदुतक, श्लेषोतक, दृढ़ोतक, दारू और पोषवा। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायता को माना जा सकता है? दृढ़ उत्तक। ठीक है, दृढ़ोत्तक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? दृढ़ उत्तक, दृढ़ोत्तक। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता होती है?
मृदुतक, वायुतक, विभाज्योतकी, दृढ़ उत्तक। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधों जैसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता होती है? कौन सा होता है? दृढ़ उत्तक। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधों जैसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता होती है? दृढ़ उत्तक की। फलों तथा बीजों को का कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? दृढ़ उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, मृदु उत्तक, इनमें से सभी। तो फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? दृढ़ उत्तक के कारण। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? दृढ़ उत्तक। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है मृदु उत्तक में, स्थूलकोण उत्तक में, दृढ़ उत्तक में, कॉर्क कोशिका में। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिका में। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिका में। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिका में। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? जाइलम से, फ्लोएम से, संवहन कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्बियम से। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्बियम से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? साइकस, सिड्रस देवदार, क्वेकर्स सुबेर, फाइकस। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुबेर से। किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुबेर से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुबेर से। मृदु उत्तक की कोशिकाएं होती है गोलाकार, वर्गाकार, रेशों के समान, स्थूल कोणीय। मृदु उत्तक की कोशिकाएं होती है गोलाकार। मृदु उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती है? गोलाकार होती है। मृदु उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती है? गोलाकार। दृढ़ उत्तक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ये मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है। ये कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होती है। इस इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनके सिरे नुकीले होते हैं। तो दृढ़ कोशिकाओं में कौन सा गुण नहीं होता है? कौन सा गुण नहीं होता है? ये मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है। ठीक है, ये मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? दृढ़ कोशिकाएं मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये क्या है? गुण नहीं है। ठीक है, दृढ़ कोशिका का गुण ये नहीं है कि ये मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? विभाज्योतकी में, मृदुतक में, दृढ़ उत्तक में, ए तथा सी दोनों। तो निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? विभाज्योतकी उत्तक और दृढ़ उत्तक में कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो विभाज्योतकी उत्तक ए और
दृढ़ ऊतक सी, दोनों में अंतर कोशिकीय स्थान अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? विभाज्योतिकी ऊतक और दृढ़ ऊतक दोनों में। पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? यह विद्युत रोधी तथा उष्मारोधी होता है। इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। इनकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकता। यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगती है। तो पौधों से प्राप्त होने वाली कॉर्क में कौन सी विशेषता नहीं होती है? कौन सी विशेषता नहीं होती है? इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। ये कोशिका ये इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो पौधों से प्राप्त होने वाले कॉर्क में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो कौन सी विशेषता नहीं होती है कि इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। ये विशेषता नहीं होती है। फिलामेन की आवश्यकता होती है पौधों में श्वसन के लिए, उत्तकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो फिलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। फिलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। किस प्रकार के जड़ में फिलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? चूषण मूल, श्वसनी मूल, स्वांगीकारक मूल, अधिपादप मूल। किस प्रकार के जड़ में फिलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? अधिपादप मूल में, ऑप्शन डी। किस प्रकार के जड़ में फिलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? अधिपादप मूल में। ऑर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है? प्ररोहों में, मूलों में, पत्तियों में, पुष्पों में। ऑर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है मूलों में, ऑप्शन बी। ऑर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है मूलों में। ऑर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है मूलों में। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा या पिथ। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जलहानि को रोकता है? लिग्निन, क्यूटिकल, सुबेरिन, इनमें से कोई नहीं। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों के जल हानि को रोकता है? कौन है? क्यूटिकल, ऑप्शन बी। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? क्यूटिकल। त्वचाजन्य ऊतक शीर्षस्थ विभाज्योतिकी से बनता है। यह निम्नांकित में से
किसमें विकसित होता है? बाह्य त्वचा, कॉर्टेक्स, संवहन मंडल, मज्जा। त्वचाजन्य ऊतक शीर्षस्थ विभजितकी से बनता है। यह निम्नांकित में से किसमें विकसित होता है? बाह्य त्वचा में, ऑप्शन ए। त्वचाजन्य ऊतक शीर्षस्थ विभजितकी में से बनता है। यह निम्नांकित में किसमें विकसित होता है? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यूज सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, भूमि या मूलभूत ऊतक तंत्र। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा, अधस्वत्वचा में, अंतस्वत्वचा में, परिरंभ में। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं किसमें? बाह्य त्वचा में। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में। पौधों के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? परिरंभ, मज्जा, कॉर्टेक्स, कैम्बियम। पौधों के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। पौधे के अंत एंडोडर्मिस, ठीक है, अंतःस्वत्वचा और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा, कॉर्टेक्स, पिथ, परिरंभ। पौधे के अंतःस्वत्वचा, एंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? परिरंभ। क्या कहते हैं? परिरंभ, ऑप्शन डी। पौधे के अंतःस्वत्वचा, एंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? परिरंभ, पेरिसाइकल। कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है। यह एक बीज पत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधे में पाया जाता है। यह एक या कई परतों का बना होता है। इसकी कोशिकाएं पतली, दीवार वाली तथा आयताकार होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर? कैम्बियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कि एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधों में पाया जाता है, एक बीजपत्री में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी, यानी कि एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधों में पाया जाता है। कैम्बियम
इसमें एक बीजपत्री में नहीं होता है, ठीक है। द्विबीजपत्री में होता है लेकिन एक बीजपत्री में नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? कॉर्टेक्स तथा परिरंभ, कॉर्टेक्स तथा मज्जा, कॉर्टेक्स मज्जा तथा परिरंभ, कॉर्टेक्स परिरंभ मज्जा तथा पित्त किरणें। तो निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, कॉर्टेक्स मज्जा तथा परिरंभ। निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? कॉर्टेक्स मज्जा तथा परिरंभ। पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य हैं। पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य हैं। पौधों को अत्यधिक गर्मी या सर्दी तथा परजीवी कवक से बचाना, भोज्य पदार्थों का निर्माण तथा उसका संग्रह करना, पानी और भोज्य पदार्थ को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना, इनमें से सभी। तो पौधों के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना, यानी कि ऑप्शन ए बी सॉरी, ठीक है। तो पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य हैं भोज्य पदार्थों का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लास्ट, इंडियोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? इंडियोप्लास्ट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? इंडियोप्लास्ट। वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? आर्य, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल, एम्फेरिकल, एम्फेरिबल। वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? बाइकोलेट्रल। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, बाइकोलेट्रल। वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? बाइकोलेट्रल। अरीय संवहन बंडल, रेडिकल वस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? एक बीज पत्री पौधों के जड़ों में, द्विबीजपत्री के तनों में, एक बीजपत्री पौधों के तने में, इनमें से कोई नहीं। अरीय संवहन बंडल, रेडिकल वस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में, ऑप्शन सी। एक बीजपत्री पौधों के एक ऑप्शन ए होगा, ठीक है। एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में। अरीय संवहन बंडल, रेडिकल वस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में। पौधों के स्टील परत में शामिल होते हैं केवल परिरंभ, परिरंभ तथा संवहन मूल, परिरंभ संवहन मूल तथा मज्जा, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों के स्टील परत में शामिल होता है परिरंभ, संवहन मूल तथा मज्जा, ऑप्शन सी। पौधों के स्टील परत में शामिल होता है परिरंभ, संवहन मूल तथा मज्जा।
एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई की माप कर, वार्षिक वलय की गिनती करके, शाखाओं की संख्या को गिनकर, आयु मापने की कोई तरीका। तो एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलय की गिनती करके। ऑप्शन बी। एक वृक्ष की आयु का पता उस किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलय की गिनती करके। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं केवल वसंत काष्ठ स्प्रिंग वुड, केवल शरद काष्ठ ऑटोमन वुड, वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होता है वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतःरंभीय एधा की, अंतःविष्ट एधा की, बाह्यरंभीय एधा की, प्राथमिक एधा की। निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतःरंभीय एधा की। किसके कारण? अंतःरंभीय एधा की। निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतःरंभीय एधा की। एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी 25 वर्ष, 49 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष। तो कितना हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय है। जितना वार्षिक वलय होगा उतना ही वृक्ष का आयु माना जाएगा। 50 वार्षिक वलय है, उम्र भी वृक्ष की आयु भी कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है क्योंकि जलवायुवीय जलवायुवीय विभिन्नता होती है, भूमि बलुई होती है, वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। तो समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होती है क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। ऑप्शन डी। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होती है क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता होती है। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन, सारिल, इनमें से सभी। पुराने पेड़ का को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन और सारिल, ये तीनों कहते हैं। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीज का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन, सारिल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है। रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ कोशिकाएं मृत होती है। ठीक है, तो कौन सा कथन क्या बोल रहा है? सही है। तो
कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है, सही है। यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? 5 फीट, 7 फीट, 9 फीट, 147 फीट। यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंचाई ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? 7 फीट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पौधे जो बढ़ते हैं वो शीर्ष से बढ़ते हैं और कील का ऊंचाई वही रहेगा जहां पर वो था। ठीक है, तो पौधे का जो लंबाई बढ़ता है वो शीर्ष से बढ़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 7 फीट ही होगा। ठीक है, तो यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2002 में यह कील उतनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई से बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 7 फीट। पौधे शीर्ष से बढ़ते हैं, कील की ऊंचाई वही रहेगी। जटिल उत्तक बना होता है मृदु उत्तक से, स्थूल कोण उत्तक से, भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, समान कार्य करने वाले एक ही प्रकार की कोशिका का। तो जटिल उत्तक बना होता है विभिन्न भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का। तो ऑप्शन सी। जटिल उत्तक बना होता है भिन्न भिन्न कोशिकाओं भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है फ्लोएम में, जाइलम में, मृदु उत्तक में, दृढ़ उत्तक में। चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। ऑप्शन ए। चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? 2, 3, 4, 5। जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? 4 तत्वों से होता है। कितने तत्वों से होता है? जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण 4 तत्वों से होता है। संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? शीर्षस्थ विभाज्योतिकी से, पार्श्व विभाज्योतिकी से, अंतर्वेशी विभाज्योतिकी से, इनमें से सभी। संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? पार्श्व विभाज्योतिकी से। ऑप्शन बी। संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? पार्श्व विभाज्योतिकी से। इनमें से कौन जाइलम तत्व नहीं है? वाहिनिकाएं ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स वाहिकाएं, सिव ट्यूब चालनी नलिका, वुड फाइबर्स दारू रेशे या लकड़ी रेशे। इनमें से कौन जाइलम तत्व नहीं है? सिव ट्यूब। ठीक है, ये क्या है? फ्लोएम का हिस्सा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाए? ऑप्शन सी। इनमें से कौन जाइलम तत्व नहीं है? सिव ट्यूब। सिव ट्यूब यानी चालनी नलिका जो होता है वो फ्लोएम का हिस्सा होता है। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है कोशिका द्रव्य के अभाव में, मृत होने के कारण,
क्रियात्मक केंद्र के अभाव में लिग्नन युक्त भित्ति स्थूलन की उपस्थिति के कारण फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। क्रियात्मक केंद्र के अभाव में फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। क्रियात्मक केंद्र के अभाव में जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, ए तथा बी दोनों। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? कौन सा होगा? वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन डी। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दोनों। जाइलम का कौन सा तत्व जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिका का बना होता है? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, तंतु, जाइलम मृदुतक। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिका का बना होता है? जाइलम मृदुतक। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिका का बना होता है? जाइलम मृदुतक। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? चालनी नलिका, सहकोशिका, बाष्ट तंतु, फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? बाष्ट तंतु। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? बाष्ट तंतु। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? चालनी नलिका, सहकोशिका, बाष्ट तंतु, फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? चालनी नलिका। कौन सा लेता है? चालनी नलिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? चालनी नलिका। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन के में में मदद करता है। सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक, वाहिकाएं। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। कौन करता है? सहकोशिका। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है सहकोशिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? चालनी नलिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदु ऊतक, सहकोशिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। कौन सा करता है? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है। दो सहकोशिका के बीच में, दो चालनी नलिका के बीच में, दो बाष्ट तंतु के बीच में, इनमें से कोई नहीं। फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है दो चालनी नलिका के बीच में। फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है दो चालनी नलिका के बीच में। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, एमिनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन के लिए।
पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार हैं। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार हैं ऑक्सीजन वहन के लिए, एमिनो एसिड के लिए, आहार वहन के लिए, जल वहन के लिए। तो पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। शाखाओं में पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? वायुमंडलीय तापमान में गिरावट से, अपना जीवन काल पूर्ण करने से, दैनिक काल के छोटा हो जाने से, कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से। शाखाओं में पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से। शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? पी महेश्वरी ने, जेसी बोस ने, बीरबल साहनी ने, एन एस परिहार ने। तो निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी की अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने। किसने किया? जेसी बोस ने। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? उपकला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? उपकला। निम्नलिखित उपकला एपिथेलिया। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है? उपकला। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? उपकला ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? उपकला ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है? सल्की एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, पक्षमल एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एरियोलर ऊतक। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है? इसमें पाई जाती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। तो कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक है? संयोजी, एपिथेलियम, तंत्रिका, पेशी। अंगों का विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक कौन सा है? एपिथेलियम। अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक है एपिथेलियम। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है? सल्की एपिथेलियम से, स्तरित सल्की एपिथेलियम से, स्तंभाकार एपिथेलियम से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है स्तरित सल्की एपिथेलियम से। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है स्तरित सल्की एपिथेलियम से।
निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं में रसांकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं? सल्की, स्तंभाकार, क्यूबॉइडल, पक्षमल। निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं में माइक्रोविलाई, रसांकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? स्तंभाकार में। किस एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं में रसांकुर तथा सीलिया पाया जाता है? स्तंभाकार में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। संयोजी ऊतक में अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। ये आपका सही नहीं है। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। ये भी आपका सही नहीं है। तो ना ही एक सही है और ना ही दो। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? विसर्जन में मदद करना, उत्सर्जन में मदद करना, जनन में मदद करना, सुरक्षा करना। इनमें से कोई नहीं। सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? सुरक्षा करना। एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? सुरक्षा करना। पक्षाम्भी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं प्लीहा में, त्वचा की सतह पर, यकृत में, ट्रैकिया तथा गर्भाशय में। पक्षाम्भी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं ट्रैकिया तथा गर्भाशय में। पक्षाम्भी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं ट्रैकिया तथा गर्भाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? एरियोलर, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, कंकाल ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? एरिओलर। कौन हो जाएगा? एरिओलर। निम्नलिखित में से कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? एरिओलर। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, वसा ऊतक, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक के कारण होता है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? रोम, संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक, स्वेद ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? उपास्थि ऊतक का, पेशीय ऊतक का, कंकालीय ऊतक का, वसामय ऊतक का। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है? श्वेत तंतु, प्लाज्मा कोशिकाएं, पीला तंतु, वसा संयोजी ऊतक, एडिपोज टिश्यू।
निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है? वसा संयोजी ऊतक में। किस ऊतक की कोशिका में वसा की बूंदें भरी रहती है? वसा संयोजी ऊतक में, एडिपोज टिश्यू में। निम्नलिखित में से ऊतक कौन है? आमाशय, यकृत, रुधिर, वृक्क। इसमें से ऊतक कौन है? रुधिर। रुधिर क्या हो गया? ऊतक हो गया। तो निम्नलिखित में से ऊतक कौन है? रुधिर। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, लसिका, यकृत, आमाशय। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण कौन हो जाएगा? लासिका। कौन हो जाएगा? लासिका। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? लासिका। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है? अस्थि संयोजी ऊतक है, उपास्थि संयोजी ऊतक है, लिगामेंट संयोजी ऊतक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है? अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? श्वेत ग्रंथि, संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक, रोम ऊतक। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं उपकला ऊतक में, एरियोलर ऊतक में, तरल ऊतक में, पेशी ऊतक में। तो श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं एरियोलर ऊतक में। इसमें पाए जाते हैं एरियोलर ऊतक में। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं एरियोलर ऊतक में। कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? अस्थि में, उपास्थि में, उपकला में, रुधिर में। कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में। कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में। कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से, पीला तंतुमय ऊतक से, जलावत संयोजी ऊतक से, कंकाल संयोजी ऊतक से। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से। लिगामेंट का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से, पीला तंतुमय ऊतक से, जलावत संयोजी ऊतक से, कंकाल ऊतक से। लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय ऊतक से। लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय ऊतक से। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, सरल ऊतक। लिगामेंट तथा टेंडन किस प्रकार के ऊतक हैं? संयोजी ऊतक हैं। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं? संयोजी ऊतक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने
जोड़ने का कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है। तो हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन सी। तो टेंडन मांसपेशियों की अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। सेबेरियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्तनधारियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, अमाशय की एपिथेलियम में, आंत की एपिथेलियम में। सेबेरियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? सीबम, पसीना, म्यूकस, आंसू। लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? आंसू। लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? आंसू। किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? क्यूबॉइड के, काइटिन के, केरेटिन के, ट्यूनिसिन के। तो किस ऊतक के तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? केरेटिन के। किस ऊतक के तलवे, खुर तथा सींग बने होते हैं? केरेटिन के। ऑस्ट्रियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है अस्थि में, उपास्थि में, रुधिर में, एपिथेलियम में। ऑस्ट्रियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है किसमें? अस्थि में। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है किसमें? अस्थि में। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है अस्थि में, उपास्थि में, रुधिर में, एपिथेलियम में। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है उपास्थि में। किसमें पाई जाती है? उपास्थि में। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है उपास्थि में। मास्ट कोशिका पाई जाती है संयोजी ऊतक में, पेशी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, रुधिर ऊतक में। तो मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है किसमें पाई जाती है? संयोजी ऊतक में। मास्ट कोशिका पाई जाती है संयोजी ऊतक में। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? प्लाज्मा कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? मास्ट कोशिकाएं। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? मास्ट कोशिकाएं। निम्नलिखित में कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? पीला तंतुमय ऊतक, श्वेत तंतुमय ऊतक, जालवत संयोजी ऊतक, उपास्थि ऊतक। निम्नलिखित में कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? जालवत संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? जालवत संयोजी ऊतक। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, तलवे पर, छड़ पर, धड़ पर, सिर पर।
तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है हथेली पर, तलवे पर, आंखों के पलक पर, सिर पर। तो मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आंखों के पलक पर। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आंखों के पलक पर। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण है त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, चर्म में वसा उत्तक की कमी के कारण, त्वचा में मिलेनिन तथा मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण। तो वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण है चर्म में वसा उत्तक की कमी के कारण। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण है चर्म में वसा उत्तक की कमी के कारण। नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु है संश्लेषा श्लेष्मल संयोजी उत्तक, रेशेदार संयोजी उत्तक, प्रौढ़ संयोजी उत्तक, भ्रूणीय संयोजी उत्तक। नाभि रज्जु है श्लेष्मल संयोजी उत्तक। नाभि रज्जु है श्लेष्मल संयोजी उत्तक। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है मत्स्यों की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में, सरीसृपों के अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थि में। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है रक्त को जमाने में, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में, रोगाणुओं के भक्षण में, किसी में नहीं। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है एलर्जी प्रतिक्रिया में। ठीक है, एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचाने के लिए हिस्टामिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है जो भाग लेती है एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। एलर्जी से बचाने के लिए हिस्टामिन भाग लेता है। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 2/3 भाग है, 1/3 भाग है, आधा भाग है, 20% भाग है। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग है। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग है। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है मायोसिन, मिलेनिन, कोलेजन, कीरेटिन। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है, क्या है, कोलेजन। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है कोलेजन। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है कोलेजन। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल हैं उपास्थि, अस्थि, संवहनीय ऊतक, ऑस्टियोब्लास्ट। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकाल कंकाल हैं उपास्थि। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल हैं उपास्थि। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक हैं संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक हैं पेशी ऊतक।
शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक हैं पेशी ऊतक। सार्कोप्लाज्मा नामक तरल पाया जाता है संयोजी ऊतक में, पेशी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, एपिथेलियम ऊतक में। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पाया जाता है पेशी ऊतक में। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पाया जाता है पेशी ऊतक में। अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तरल ऊतक। तो आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? पेशी ऊतक हैं। सही। आरेख अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? पेशी ऊतक हैं। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक कार्डियक पेशी, अरेखित पेशी, रेखित पेशी, कंकाल पेशी। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक है अरेखित पेशी। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक है अरेखित पेशी। इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं रैखित पेशी में, अरैखित पेशी में, हृदयक पेशी में, इनमें से सभी में। इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं हृदयक पेशी में। इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं हृदयक पेशी में। निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? अरेखित पेशी, रेखित पेशी, हृदय पेशी, इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? रेखित पेशी। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? रेखित पेशी। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं परासरण के कारण होता है? रैखित पेशी, अरैखित पेशी, हृदय पेशी, इनमें से सभी। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? अरेखित पेशी। आहार नाल से एक भाग आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? अरैखित पेशी के कारण होता है। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? पेशी ऊतक में, संयोजी ऊतक में, एपिथेलियम ऊतक में, इनमें से सभी में। तो माइफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? पेशी ऊतक में पाई जाती है। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? पेशी ऊतक में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होती है? रैखित पेशी में, अरैखित पेशी में, कार्डियक पेशी में, इनमें से सभी में। तो निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होती है? कार्डियक पेशी में। निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? कार्डियक पेशी में। शरीर के कुल भाग का 50% भार शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है रैखित पेशी का, अरैखित पेशी का, अस्थि का, उपास्थि का। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है रैखित पेशी का। किसका होता है? रैखित पेशी का। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है रैखित पेशी का।
संवेदना तथा चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। पेशी ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से, संयोजी ऊतक से, एपिथेलियम ऊतक से। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तंत्रिका ऊतक से। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तंत्रिका ऊतक से। तंत्रिका ऊतक की इकाई है साइटन, एक्सॉन, न्यूरॉन, डेंड्रन। तंत्रिका ऊतक की इकाई है कौन सा? न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका का कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका की कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका का कोशिका। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन। तो जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? क्या होगा? तंत्रिका। तंत्रिका ऊतक में जन्म के बाद कोई विभाजन कोशिका का विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाले पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? एक्सॉन, रेनवियर का नोड, डेंड्राइट्स, बेसोफिल। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स कहलाती है। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स कहलाती है। रेनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है? कंकाल में, संयोजी ऊतक में, तंत्रिका में, पेशी में। रेनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। रेनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? गुच्छिका, सिनेप्स, तंत्रिका, नोड। तो दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे करता है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन में, ए तथा बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो न्यूरॉन की कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन से एक्सॉन से एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। न्यूरॉन के कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। बायोप्सी संबंधित है। मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, हाइड्रोफोबिया के उपचार से।
तो बायोप्सी का संबंध है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। बायोप्सी से संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से।